हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी विशेष शिक्षक बनने की तैयारी में हैं और स्पेशल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय रहता है, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर उस टॉपिक की बात की जाए तो आप सभी परिचित होंगे। जी, मैं बात कर रहा हूं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से पहले भी क्या हमारा कोई एक्ट बना था जो स्पेशल या हम कहें डिसेबिलिटी फील्ड से संबंधित है? तो हम इसकी हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे, कहां से ये एक्ट बनने शुरू हुए। यदि हम अपने आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो अनेक बार यह सुझाव तो दिया गया कि विशेष बच्चों के लिए हमें विशेष प्रावधान करने चाहिए, लेकिन सख्ती से हमने कोई कानून उसके लिए पारित नहीं किया था। लेकिन जब हमारी राजीव गांधी जी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, 1986 की पॉलिसी आई और उसमें हमने ये सुनिश्चित किया कि एक अलग से सेपरेट बॉडी इसके लिए काम करेगी। आरसीआई की उत्पत्ति यदि देखी जाए, उसके रूट्स देखी जाए तो कहीं ना कहीं वही जाकर मिलती है। 1992 में आरसीआई एग्जिस्टेंस में आया, उसका अस्तित्व देखने को मिला और 1995 में हमने एक एक्ट पारित किया जिसको पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से जानते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। और 2016 की बात करें हम तो हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इन दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनमें मुख्य डिफरेंस क्या थे। कि जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था उसमें वो सब बातें शामिल थी या बाद में शामिल की गई। चलिए तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि अनेक बच्चे आपस में एक सर्कल बनाए हुए हैं। इसमें सामान्य बच्चे भी हैं और विशेष बच्चे भी। आप देख रहे हैं विशेष बच्चे भी इनके साथ है। यही हमारा मुख्य मकसद है, यही पर्पस है, सभी को मुख्य धारा में जोड़ना, मेन स्ट्रीम में लेकर आना। अनेक बार मैंने ये बात आपको कही होगी कि अगर हम बच्चे को मुख्य धारा में शामिल नहीं करते तो कई कारणों से बच्चे पिछड़ जाते हैं। सामाजिक कारणों से भी, मनोवैज्ञानिक कारणों से भी, सामूहिक कारणों से भी तो पीछे रह जाते हैं। उनको वो चीज नहीं मिल पाती जो एक हमारे हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि जो विशेष बच्चे हैं उनको विशेष सहायता चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है उनको वो विशेष सहायता अलग रखकर नहीं देनी है, बल्कि हमें मुख्य धारा में शामिल करके देनी है। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा वो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। और यहां पर जब भी हम इनके रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे, उस रिहेबिलिटेशन में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम उसको समावेशी की ओर लेकर आएंगे, न कि सेपरेट क्लासरूम में लेके जाएंगे। पहले हमने बहुत कर लिया ऐसा और उसके परिणाम भी हम देख चुके। कोई खास अच्छा खासे परिणाम हमें नहीं मिले। हमने एक बार ऐसे पहल की थी, जब आप हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। हमने इनके लिए सेपरेट स्कूल खोलना शुरू किया, लेकिन ऐसे में मुख्य धारा से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, बिल्कुल अलग। उन बच्चों को घर आकर वापस उसी माहौल में, उसी समाज में रहना है, लेकिन वहां पर फिर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब की जो हमारी कक्षाएं होंगी वो इसी तरह से विविधता का उत्सव मनाएंगी, जैसे ये बच्चे यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसको? डाइवर्सिटी। जो हमारे अंदर डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे हम बात करें इसमें तो सबसे पहले हमारी नजर जाएगी वो किस पे? पीडब्ल्यूडी एक्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यूडी आप सभी ने सुना भी होगा, सभी ने इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी जुटाई भी होगी। पीडब्ल्यूडी एक्ट ये 1995 में आया और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आधार था, इसके आधार में तीन इंपॉर्टेंट बातें शामिल थी और ये तीनों बातें हमारे एग्जाम में पूछी गई। देखिए 1995 में जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट आया उसमें यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई, यानी समान अवसर, सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध होंगे, समान अवसर मिलेंगे। और दूसरी बात थी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का संरक्षण मिलेगा। यानी हर व्यक्ति, आप सोचिए एक सामान्य व्यक्ति, वो अपने सभी अधिकारों से क्या है? अवेयर है। और मान लीजिए उसके साथ कोई भी नाइंसाफी होती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। लेकिन आपने अपने कोर्स के दौरान ऐसे बच्चों से जरूर इंटरेक्शन की होगी
जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट थे, सीपी वाले थे, ऑटिज्म वाले थे। आप सोचिए वो बच्चे अपने डेली रूटीन लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाते, तो ऐसे में अपने अधिकारों से कैसे परिचित हों? तो हमें उनको संरक्षण प्राप्त करना हो, संरक्षण देना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन यानी पूर्ण भागीदारी, ये हमारा क्या था 1995 का जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट आया उसका आधार था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था इसमें लगभग हमारे 14 विषय यानी 14 चैप्टर शामिल थे। कितने विषय? 14 विषयों को शामिल किया गया, 14 चैप्टर इसमें शामिल थे। इन 14 विषयों में हमने उन प्रत्येक पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश की जो हमारे डिसेबिलिटी फील्ड से जुड़े थे। हालांकि बाद में 2016 में हमने कुछ महसूस किया, इसलिए हमने चैप्टर की संख्या बढ़ाकर 17 भी की और नए नए प्रोविजन भी उसमें लेकर आए। लेकिन यहां पर 14 चैप्टर में हमने वो तमाम बातें शामिल करने की कोशिश की जो हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट से जुड़ी। अब इसमें यदि बात की जाए, जैसे यहां पर प्रीएम्बल की बात करें हम, प्रीलिमिनरी, आगे द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, इनकी एजुकेशन कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, ये सारी बातें इन सभी चैप्टर में सुनिश्चित की गई। मान लीजिए इन बच्चों की शैक्षिक कार्यक्रम कैसे होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर चैप्टर 6 में 5 में जाएं। इनका एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, चैप्टर 6 पढ़े। तो इस तरह से टोटल जो हमारे चैप्टर बने, जैसे केंद्रीय समन्वय समिति बनी, राज्य समन्वय समिति है, विकलांगता की रोकथाम और प्राथमिक पहचान के लिए अलग से यहां पर बात की गई है कि कैसे की जाएगी, कैसे हम उसकी रोकथाम करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो आपकी जानकारी में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। लेकिन कोई नहीं, आपने यदि नहीं किया ऐसा तो आप मेरे साथ बने रहें। आगे हम बात करते हैं, यहां पर चैप्टर 8 की बात करें, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की है, रिसर्च एंड मैन पावर की बात हुई। तो ये सारे जो भी चैप्टर हैं हमारे, या सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, कैसे प्रदान की जाए, मिसलेनियस विविध और क्या बातें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो इस तरह से हमने जाना इन 14 चैप्टर में पूरा डिसेबिलिटी का सार समाहित है। इसमें यह भी बात की गई कि कौन सी डिसेबिलिटी शामिल होगी, क्या उसका दायरा, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, कैसे उसका सर्टिफिकेशन होगा, कैसे ट्रीटमेंट की बात की जाएगी, कहां पर जो है उसको सुविधा मिलेंगी। ये सारी बात इन 14 चैप्टर में है। जैसे यहां पर द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए चीफ कमिश्नर की बात की गई, कौन होगा, कैसे यहां पर इनके लिए वो कार्य करेगा, ये तमाम बातें इनमें शामिल थी। अब हम बात करते हैं ये इन 14 चैप्टर के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछने का प्रयास करता है, वो करता है कि जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया, 1995 का जो हमारा एक्ट था, उसमें कितनी डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया, कितनी विकलांगताएं इसमें शामिल हुई। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर बनता है वो बनता है 7 डिसेबिलिटीज को हमने शामिल किया। लेकिन दूसरे ही पल वो क्वेश्चन पूछने वाला है कि इनमें से कौन सी थी या कौन सी नहीं थी। अब इन 7 डिसेबिलिटीज के हमें नाम भी पता होने चाहिए। तो ये 7 डिसेबिलिटीज कौन सी हैं, इस पर एक नजर हम डालते हैं। देखिए यहां पर एक जो डिसेबिलिटी हमारी 1995 में थी वो थी ब्लाइंडनेस, जिसको हम दृष्टिबाधितता या अंधता बोलते हैं, और दूसरा लो विजन यानी कम दृष्टि, या हम कह सकते हैं लो विजन। आगे हम बात करें लेप्रोसी क्योर, वो व्यक्ति जिनको पहले कुष्ठ रोग थे लेकिन अब उससे निवारण पा चुके हैं, उससे क्योर हो चुके हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो प्रभावित हैं, चाहे उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ प्रभावित है, चाहे उनकी सोशल लाइफ प्रभावित है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ प्रभावित है। तो ये हमें ध्यान में रखना, चाहे एजुकेशनल, हमें ये ध्यान रखना है कि उन व्यक्तियों को भी उस समय शामिल किया गया था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, लेकिन उससे वहां पर क्योर हो चुके थे, उससे पार पा चुके थे, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो कुष्ठ रोग उसके शरीर पर प्रभाव छोड़ गए थे। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आती है और जब पानी बढ़ जाता है तो वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लेकिन जब वो पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी बहुत समय तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसी तरह से कुष्ठ रोग जब शरीर में आता है तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां डाल देता है, लेकिन उसके बाद जब वो क्योर भी कर जाता है तो शरीर पर अपना इंपैक्ट, प्रभाव छोड़ जाता है। इसमें एक हमारा हियरिंग इंपेयरमेंट यानी श्रवण बाधितता या श्रवण क्षतिग्रस्तता, ये भी इसमें शामिल था। आगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसको भी शामिल किया गया, यानी गति या संचालन संबंधी विकार।
ये हमारा 1995 में शामिल होता था। मेंटल रिटार्डेशन, अब अगर मैं बात करूं मेंटल रिटार्डेशन की, तो मेंटल रिटार्डेशन जो है वो है मानसिक मंदता। जब किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता या उसका आईक्यू लेवल 70 और उससे नीचे आ जाता है, उससे कम स्तर का होता है, तो हम उसको मानसिक मंद बोलते हैं। अब हमें ध्यान रखना है, जब आप पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ेंगे ना, तो इसमें पाएंगे मेंटल रिटार्डेशन उस समय था। लेकिन जैसे ही हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया, हमने पीडब्ल्यूडी में पढ़ा था मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन यहां पर उसका नाम बदल गया। वो क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन जो टर्म थी हमारी, ये 1995 के हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट में थी, और उस समय तक हमारा जो डीएसएम था वो 1992 वाला, और उसके बाद तक हमारा 2000 में डीएसएम 4TR आया, वो वाला काम कर रहे थे। लेकिन 2016 में हमारे ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था, इसमें इसका नाम मेंटल रिटार्डेशन का क्या हो जाता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वो इसलिए हुआ कि 2013 में डीएसएम का 5th एडिशन आया। 5th एडिशन, यहां तक कौन सा था? 4th एडिशन था। लेकिन यहां पर एडिशन कौन सा? डीएसएम। डीएसएम होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, ये एक मैनुअल है जिसमें सारी चीजें ये बताई जाती हैं कि किसी भी डिजीज, किसी भी डिसऑर्डर का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या उसकी इटियोलॉजी बनेगी, क्या उसका प्रेवलेंस होगा, क्या कोमोर्बिडिटी बनेगी, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। आप कह सकते हैं डॉक्टरों के लिए एक बुक है, एक मैनुअल है। उस मैनुअल से ही सारा तय होता है कि ये इस दायरे में आएगा या नहीं आएगा। तो उस समय तक तो एडिशन कौन सा 4th चला हुआ है, तो इसमें क्रम हमारी कौन सी? रिटार्डेशन थी। लेकिन 2013 में जब डीएसएम का 5th एडिशन आया, तो इसने इस टर्म को चेंज कर दिया, मेंटल रिटार्डेशन को, और इसकी जगह जो नई टर्म यूज की वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी। इसीलिए जब हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में बनाया, तो रिटार्डेशन की जगह हमने क्या लिखना पसंद किया? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक असक्षमता। इसके अलावा यहां पर एक और हमारा यहां पर पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल होती थी विकलांगता। ये विकलांगता तो नहीं है, डिसऑर्डर है, और वो थी मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियां। तो इसमें 7 मुख्य तौर पे हमारी डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर, यानी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर, विकार शामिल होते थे। इन 7 के नाम आपको याद रखना है दोस्तों। इनमें से पूछ सकता है आपसे कौन कौन से? ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। बड़ा सिंपल काम है, बहुत सिंपल। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमें मिला, एक क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्यों? क्योंकि ये हमारा पारित हुआ 1995 में, 1995 में, और लागू हुआ 1996 में। तो 1996 में ये इंप्लीमेंट होने के बाद पूछता है कि इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत विकलांगता डिसेबिलिटी शब्दावली की परिधि के भीतर, यानी ये मान लो डिसेबिलिटी, इसके आपको दायरे में बताना है कौन सा आता है। इस परिधि के अंदर, इस परिधि में कौन सी चीजें हमारी शामिल होती हैं? संवलीन विकार, ऑटिज्म। देखिए उस समय तक नहीं था ऑटिज्म। दूसरी बात करें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, यह भी नहीं था। मानसिक मंदता, ये यहां पर राइट आंसर बनेगा। मानसिक मंदता बिल्कुल थी, मानसिक मंदता शामिल थी। और आगे बात करते हैं वाक विकार, स्पीच डिसऑर्डर, नहीं, ये इसमें शामिल नहीं था। तो अब हमें ये समझ में आया किस तरह के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछने का प्रयास करता है। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आपसे पूछेगा। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? मेंटल रिटार्डेशन। आगे हम बात करते हैं इसमें, ये रहा आपका फिर से क्वेश्चन, देखिए इसमें which one of the following is under the preview of the term disability under person with disability act। अब यहां पर दो चीज दोस्तों ध्यान रखनी है। एक तो इसका एक्सटेंशन पूछ सकता है आपसे, विस्तार क्या है इसका, है ना? इसका विस्तार क्या बनेगा पीडब्ल्यूडी का? पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये हमें ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में। आपको बड़ी सिंपल बात लगेगी, और लगती है तो अच्छी बात है, आपका एग्जाम क्लियर होगा। आगे ऑटिज्म, टीबी क्योर, मेंटल रिटार्डेशन। तो जो हमारा सही उत्तर बना है, वो सही उत्तर क्या बना है इसमें, वो हमें ध्यान रखना है, वो बनेगा मेंटल रिटार्डेशन। यानी ये हमारा क्या था इसमें सही उत्तर, मेंटल रिटार्डेशन
आगे इसमें बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर 2018 में हमारा एक क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। और अभी हमने इसकी बात की थी कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम का पूरा नाम क्या है। पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका पूरा नाम क्या है? पर्सन विद डिफेक्ट्स। देखिए यहां पर त्रुटि कर दी, पीपल वेलफेयर, ये तो बिल्कुल ही आपका नहीं सूट करता इसको। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये राइट बात है, यही हमारा उत्तर बनेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, पीपल विदाउट डिसेबिलिटी एक्ट, ये भी नहीं बनेगा। यानी ये तीनों इसके गलत उत्तर थे, ये सही यहां पर है, ये सही इसका विस्तार है। कौन सा? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये सही उत्तर बनेगा। सी, तो ये आपको ध्यान रखना था, ए हमारा नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, सी इसमें राइट बनेगा, डी इसका आंसर नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जी, अब 2016 का जो हमारा बिल है, यानी हमें ध्यान में रखना है कि हमारा 2016 को जो बिल आया उसका पूरा नाम क्या था? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। क्या नाम था? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। और इसी का एक्सटेंशन, विस्तार, जैसे अभी पूछा, इसके विस्तार की बात करें तो क्या है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल या एक्ट, यानी ये हम कह सकते हैं ये हमारा एक्ट है 2016, ये बिल आया हमारा। और इस बिल में हमारी डिसेबिलिटीज का दायरा बढ़ा दिया गया। यानी पहले हम सिर्फ 60 डिसेबिलिटीज के बारे में अवेयर, उन्हीं में हमारे कोर्सेज भी चले, उन्हीं को सर्टिफिकेशन भी मिला। लेकिन बाद में हमने ये महसूस किया कि इसमें और भी विकलांगताएं, और भी क्षतिग्रस्ताएं, उनको शामिल किया जाए, और भी विकार, डिसऑर्डर को शामिल किया जाए। और इसी के चलते हमने इसका दायरा बढ़ाकर जो है अब वो कर दिया है 7 से 21। यानी एट प्रेजेंट हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। अब आप पूछेंगे कि इन 21 में से क्या इन 7 में से कोई हटा दी गई है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 7 तो जो की त्यों बनी हुई है, वो तो एज इट इज उसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा 12 नई डिसेबिलिटीज को शामिल किया। लेकिन आप कहेंगे जी 12 और 7 तो 19 हुई, लेकिन कुछ हमारी डिसेबिलिटीज जो पहली थी उन्हीं में बाइफर्केशन हुआ है, यानी उसी ग्रुप में, उसी दायरे में जो है 1 से बढ़ाकर 2 कर दी गई। जैसे हियरिंग इंपेयरमेंट था, तो अब हमने यहां पर डेफ को भी रखा है और हार्ड ऑफ हियरिंग को भी रखा है। अब दो इस तरह से बढ़ जाते हैं। तो हम वो भी जानेंगे कि कौन कौन सी हमारी एक ही कैटेगरी की थी लेकिन उनको बाइफर्केट कर दिया। तो हमें ये ध्यान में रखना है क्या कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 21 डिसेबिलिटीज की वकालत करता है, एडवोकेट करता है। और अब हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए कमेटी जब बनी तो उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल थे। क्या ये कमेटी एकदम से बनकर और 2-4 दिन में ही इसने अपना काम कर लिया? तो हम पाएंगे नहीं, काफी समय लगा। क्या इस पे बाद में भी काम किया गया 2016 के? तो हम कहेंगे यस, बिल्कुल किया गया। 2017-18 इवन अब तक चला हुआ है। क्या इसमें और भी डिसेबिलिटी जोड़ी जा सकती है? तो हम कहेंगे बिल्कुल यस, क्योंकि उसमें हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के मैनुअल में लिखा है अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को आभास होता है तो वो किसी भी इस तरह के विकार को शामिल कर सकते हैं, जिससे एक व्यक्ति अपनी सामाजिक लाइफ में या व्यावसायिक लाइफ में या व्यक्तिगत लाइफ में प्रभावित। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि इसमें कौन सी चीजें शामिल है। इसमें भी अगर हम इस मैनुअल को पढ़ें तो लगभग जो है 17 चैप्टर की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, 17 चैप्टर। और इसमें भी वही है, प्रेम्बल है, राइट एंड एंटाइटलमेंट्स, एजुकेशन कैसे हो, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की, सोशल सिक्योरिटी की बात की, स्पेशल प्रोविजन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद हाई स्पोर्ट नीड्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी वर्तमान जो सरकारें हैं उनकी क्या ड्यूटीज होंगी। आप देखिए इन 17 चैप्टर में हमने हर उस पहलू को शामिल किया जो उनके लिए लाभदायक हो सकता था। जैसे चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशल कोर्ट की बात की गई, नेशनल फंड की बात की गई, स्टेट फंड की बात की गई, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, यदि उनके साथ कोई इस तरह के कार्य करता है जो असंवैधानिक हैं, अनैतिक हैं, या हम कहें वो अपराध के दायरे में शामिल है, तो उसके लिए क्या किया जाए। आगे मान लीजिए यहाँ पर और जो विविध बातें जो इस में रह जाती हैं उनको भी शामिल किया गया, जो उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है टोटल हमारे कितने 17 चैप्टर इसमें शामिल किए। और अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जो नॉलेज है, आपको जो सेंस होगी वो बड़ी डीप चली जाएगी।
लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आप यहां से लाभ ले सकते हैं। यहां पर जो डिपार्टमेंट इसमें शामिल रहे, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, MSJE का नाम आपने सुना होगा, MSJE। एंड हेड कॉन्स्टिट्यूट एंड एक्सपर्ट कमेटी बाय द ऑर्डर डेटेड ऑन 8 जुलाई 2015, यानी 8 जुलाई 2015 को यहां पर ऑर्डर पास हुआ था और विभिन्न डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्ट चली गई थी, इनकी प्रतियां उनके पास भेजी गई थी और बता दिया गया था कि हम क्या करने वाले हैं, और इसी के चलते जो है इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। यानी इस आदेश को जो है 8 जुलाई 2015 द्वारा ये पारित कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, और जब इसने काम शुरू किया तो 10 नवंबर 2015 को इसने यहां पर डिसाइड किया 8 सब कमेटीज इसके लिए काम करेंगी। यानी अब इसने क्या किया, जो हमारा 10 नवंबर यहां पर आप देख रहे हैं 10 नवंबर 2015 को यह तय किया कि 8 सब कमेटीज हमारी गठित होंगी जो इन 21 डिसेबिलिटीज के लिए कार्य करेंगी। इसमें वो ये बताएंगे कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उनका सर्टिफिकेशन कैसा होगा, ट्रीटमेंट कैसा होगा, डायग्नोस कैसे होंगे, एटियोलॉजी क्या होगी, कॉमर्बिडिटी क्या होगी, प्रेवलेंस क्या होगा, एपिडेमोलॉजी क्या होगी, हर बात पर उन्होंने प्रकाश डालना शुरू कर दिया। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं। ये जो हमारे 8 सब ग्रुप बने, यानी यहां पर जो आपने देखा डिसाइड द 8 सब कमेटीज, ये 8 सब कमेटी थी ये, यानी एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे सब कमेटी बनी, दूसरी सब कमेटी विजुअल इंपेयरमेंट पे, तीसरी हियरिंग इंपेयरमेंट, हमारी फोर्थ जो कमेटी थी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन CNC, आगे पर्सन अफेक्टेड विद ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी हमारे रक्त संबंधी विकार के लिए एक और कमेटी बनी, एक 6th कमेटी हमारी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए बनी थी, आगे हम बात करें मेंटल इलनेस के लिए अलग से कमेटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए अलग से। तो इस तरह से जो टोटल हमारी सब कमेटीज 10 नवंबर 2015 को गठित हुई 8 हो जाती हैं, और वो 8 अलग अलग जो है ग्रुप में वहां पर अपना कार्य शुरू कर देती हैं, और इस तरह से बाद में वो अपनी रिपोर्ट पेश करते रहते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें डेटेड ऑन दी 21 सितंबर 2016, 3 अक्टूबर 2016 एंड द 23 जनवरी 2017। तो यहां पर हम कह सकते हैं तो इट्स सब कमेटीज सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज डेटेड ऑन द 21 सितंबर। इस तरह से यहां पर क्या है, उन्होंने अपना सारा काम करना शुरू कर दिया उसको। आगे बात करें अब इन 8 सब कमेटीज में, इन 8 सब कमेटीज में यदि हम बात करें तो इन्होंने किन किन डिसेबिलिटीज को अपने अंदर और समाहित किया। यानी मान लीजिए हमने एक लोकोमोटर बना दिया, क्या सिर्फ वो लोकोमोटर देखने वाले थे या हमारी गति से संबंधित हर डिसेबिलिटी पे काम करने वाले थे? तो हमारी टोटल डिसेबिलिटी क्या है 21, और इसके लिए जो सब कमेटी हमारी बनी वो कितनी है 8। तो अब जितनी ये 21 डिसेबिलिटी है ये हमारे 8 सब कमेटी के हिस्से में जाएंगी, ये 8 कमेटी उस पर काम करने वाली है। तो इन 8 ने क्या किया, जो एक जैसी समान क्लास की जो हमारी डिसेबिलिटी थी उनको इन्होंने अलग ग्रुप में रखकर स्टडी किया, जो एक जैसी विशेषता रखते थे उनको अलग में, जैसे रक्त संबंधी सभी एक तरफ चले गए, लोकोमोटर वाले एक तरफ आ गए, हियरिंग इंपेयरमेंट वाले अलग से, विजुअल वाले अलग से, मेंटल इलनेस वाले अलग से, डेवलपमेंटल वाले अलग से, मल्टीपल वाले अलग से। तो इस तरह से 8 सब कमेटी ने काम शुरू किया। जो हमारा सबसे बड़ा ग्रुप या सबसे बड़ी जो हमारी सब कमेटी जिसके अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज आई वो थी लोकोमोटर। इसमें लगभग हमारी 6 डिसेबिलिटीज को या डिसऑर्डर को शामिल किया। इन 6 डिसेबिलिटीज की बात करें तो लोकोमोटर में जो आती थी CP, लेप्रोसी के और ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्वयं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इस तरह से 6। आगे हम बात करें इसमें ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, यानी सेकंड कमेटी ब्लाइंडनेस और लो विजन पे काम करेगी, थर्ड कमेटी डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पे, फोर्थ हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, फिर आगे 5th कमेटी ने मेंटल इलनेस पे काम किया, 6th ने क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूडिंग पार्किंसन एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 7th ने हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल। अब देखिए तीनों रक्त संबंधी विकार है, देखिए तीनों रक्त संबंधी सिमिलरिटी है, इसलिए यहां पर जो पैनल था, एक जो सब कमेटी थी उसने तीनों रक्त संबंधी को स्टडी किया, और ये जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आते हैं तो इनके लिए अलग से कमेटी है हमारी, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए अलग से थी। तो ये 8 सब कमेटी, इनको 21 डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देनी थी। अब आगे हम चलते हैं इसमें
हाँ जी, ये हमारी 12 न्यूली आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज इसमें शामिल हुई। अब बात करते हैं ये जो 8 सब कमेटी थी, देखिए अलग से यदि आप देखना चाहें तो यहां पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये क्या है, सब कमेटी का टाइटल है, ये टाइटल है उसका, है ना। एक जो हमारी सब कमेटी वो रिप्रेजेंट करती है लोकोमोटर को, और लोकोमोटर में ये सभी शामिल हो जाते हैं हमारे, ये सभी लोकोमोटर एरिया को प्रभावित करने वाली डिसेबिलिटीज है। यानी लोकोमोटर क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म, ये इस तरह से, ये मान लीजिए लोकोमोटर है यहां पर, इसी में सेरेब्रल पाल्सी, इसी में ड्वार्फिज्म, इसी में एसिड अटैक विक्टिम है, और इसी में लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है। इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। अब इसमें आप देखेंगे लोकोमोटर, सीपी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सब हमारे एक ग्रुप में। आगे अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें, कि यहां पर जो मेडिकल अथॉरिटी है वो इसका सर्टिफिकेशन कैसे करे। अब दूसरी बात है, वो जब सर्टिफिकेशन करे तो कौन व्यक्ति वहां पर शामिल हो, क्या इसको राज्य सरकारें वितरित करती हैं, क्या इसको विद्यालय बांटते हैं, क्या मेडिकल डिपार्टमेंट बांटता है, और बांटता है तो फिर कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, चलिए बात करते हैं। तो लोकोमोटर विकलांगता के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक चिकित्सा प्राधिकरण यानी रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, क्या क्या चाहिए, मेडिकल अथॉरिटी एंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एक तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या चीफ मेडिकल ऑफिसर हो या सिविल सर्जन हो। दूसरा, स्पेशलिस्ट इन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन और स्पेशलिस्ट इन ऑर्थोपेडिक्स, यानी एक यहां इससे आगे बात करें, वन स्पेशलिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक व्यक्ति जो उसी फील्ड का जानकार स्पेशलिस्ट है जिसको सीएमओ नॉमिनेट करता है, ऑफिसर एज पर द कंडीशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहां पर ये सभी व्यक्ति मिलकर जो है इसका असेसमेंट करते हैं। अब यही क्वेश्चन हमारा किसमें, DSSB स्पेशल एजुकेशन में पूछा। क्वेश्चन क्या था कि एक विकलांगता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अरे मेडिकल अथॉरिटी आंसर बनेगा। अब सोचे, शैक्षणिक बोर्ड नहीं, चिकित्सीय बोर्ड बिल्कुल ये राइट आंसर बनेगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं। ये आपने देखा है, जब भी विकलांगता के सर्टिफिकेशन की बात होती है तो हॉस्पिटल की तरफ कदम बढ़ जाते हैं, जहां सिविल सर्जन बैठे हैं, सीएमओ बैठे हैं, वहां पर वो क्या करेगा, एक स्पेशलिस्ट होगा, एक को नॉमिनेट कर सकता है, एक उसमें है या उसका कोई और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। आगे बात करें, अब ये जो हमारा सर्टिफिकेशन है, जो हमारी डिसेबिलिटी है, इसके लिए कितनी परसेंटेज, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विकलांगता की न्यूनतम डिग्री क्या होनी चाहिए, न्यूनतम डिग्री पूछा, कितने डिग्री पर। अब देखिए, डिग्री तो अगर मान लो आज मैं स्पेक्स लगाता हूं, चश्मे मुझे लगे हैं, तो मेरी आंख तो वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, 6/6 तो नहीं है, ये तो तय है, ये तो निश्चित है। लेकिन आप सोचिए, ये लगाने के बाद मैं बिल्कुल सक्षम हूं आपकी तरह देखने में, ध्यान रखें, आपकी तरह देख सकता हूं, तो अब यहां पर मुझे उस डिसेबिलिटी में शामिल नहीं करेंगे। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वोत्तम सुधार के बाद भी व्यक्ति अगर उस कंडीशन से नहीं निकल पा रहा, तब सोचा जाता है उसके बारे में, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो एक व्यक्ति, जैसे ड्वार्फिज्म का एग्जांपल लें, अगर किसी व्यक्ति की हाइट 4'10" से कम है तो वो हमारे ड्वार्फिज्म में आना शुरू हो जाता है। लेकिन 4'10" से कम होने का मतलब ये नहीं 4'9" वाले का भी सर्टिफिकेट दे दें। हाँ, उसमें 1%, 2%, 3% हो सकती है, लेकिन इससे उसका जो दैनिक जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसका जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, उसकी जो सोशल लाइफ है, इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होती। इसलिए यहां पर उसको हम 2-3% तक काउंट करते हैं। उसके बाद उसकी हाइट 4'8" है, 4'7" है, 4 फीट है। यानी हमें यह ध्यान में रखना है क्या, कि यहां पर 40% यानी 40% तक जाने के पश्चात हम उसको गवर्नमेंट की सुविधाएं प्रदान कराते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है, जो फंड आपको दिया जाता है, वो कब मिलेगा, जब 40% आप पहुंच जाए। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 40% यहां पर न्यूनतम डिग्री है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का लाभ उठाना है, किसी मान लीजिए पेंशन वगैरह की बात करें, कहीं पर और सर्टिफिकेशन की बात करें, 40%। हालांकि किसी को 10% भी हो सकता है, 20%, लेकिन गवर्नमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें आप। तो ये हमें ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लाभ मिलेगा वो 40% के बाद में मिलेगा, ये न्यूनतम डिग्री है, और ये हमें ध्यान में रखना है।
कि इंपेयरमेंट में जब मान लो कोई इंपेयरमेंट आती है, डिसेबिलिटी लाती है और हैंडीकैप की तरफ बढ़ते हैं हम, तो यहां पर उसका 40% का होना बहुत जरूरी है, 40%। इसलिए मैंने कहा ना कि ड्वार्फिज्म शुरू तो 4-10 के बाद ही हो जाता है, लेकिन उससे इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अगर आज मैं लड़खड़ा के चलता हूं आज, या मेरे पैर में जो है थोड़ा से प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ मैं 50% के दायरे में नहीं आता, इसके साथ मैं सामान्य जनजीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जी इसके सर्टिफिकेशन के लिए कितना 40% चाहिए। और व्यक्तियों को लड़ते देखा होगा आपने कि जी 40 का बना दो, 40% का बना दो, 40%, वो इसीलिए कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें सेकंड जो है हमारा ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, यानी है हमारी वहां पर हुई 7 और 8। इसके बाद बात करें एक कैटेगरी सब कमेटी हमारी डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। अब देखिए ये हमें ध्यान में रखना है, उसमें क्या था हमारे 1995 में, क्या था, सिर्फ एक था हमारा, वो था हियरिंग इंपेयरमेंट। लेकिन अब देखिए डेफ इसमें शामिल है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। आगे बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको पहले क्या बोलते थे, मेंटल रिटार्डेशन। यहां पर एक और शामिल हुआ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी पहले एसएलडी को शामिल नहीं किया गया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमारा नया शामिल हुआ, मेंटल इलनेस पहले से मौजूद थी। आगे बात करें, ये 5 हमारी हो चुकी है। 6 की बात करें क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एक तो यही है आपकी, और दूसरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और तीसरी क्या है, पार्किंसन। आगे बात करें सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया, और हम लास्ट में बात करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो हमारी टोटल जो कमेटी 8 और 8 के दायरे में 21 डिसेबिलिटी को कैसे यहां पर डिवाइड किया गया वो आपने जाना। अब यहां पर हम बात करते हैं ये 21 डिसेबिलिटीज अगर हम देखना चाहें तो कैसे, इस तरह से हम देख सकते हैं। यहां पर मैं इन 21 के नाम लिखने वाला हूं और यहां पर बताऊंगा कि 1995 में कौन सी शामिल होती थी और कौन सी नहीं होती थी। अगर मैं बात करूं ब्लाइंडनेस, ये पहले भी थी, लो विजन ये पहले भी थी, लेकिन ड्वार्फिज्म पहले नहीं होता था, यानी 1995 में ये नहीं था। टीपी नहीं था उस समय, लोकोमोटर में ही शामिल कर लेते होंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये भी नहीं था। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी एमआर के साथ एसोसिएट करते होंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये नहीं थी यहां पर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ये भी नहीं थी। यानी आपने देखा कि सिर्फ लो विजन और ब्लाइंडनेस उस दायरे को पूरा करते हैं जो 1995 में था। आगे बात करें हीमोफीलिया, ये भी उस समय नहीं था हमारा। सिकल सेल डिजीज ये भी नहीं है। पार्किंसन डिजीज ये भी नहीं था, लेकिन लोकोमोटर उस समय होता था, ये आपको ध्यान रखना है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कंट्रास्ट, यानी आगे एसिड अटैक विक्टिम की बात करें ये भी नहीं था, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हमने एमआर बोला ये उस समय भी था। मेंटल इलनेस ये उस समय भी था, यानी 14 डिसेबिलिटी को आपने जाना। अब बात करेंगे क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये नहीं था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी नहीं होता था। थैलेसीमिया ये भी नया जुड़ा है। आगे हियरिंग इंपेयरमेंट ये होता था उस समय, इसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले दोनों शामिल होते थे। मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस ये उस समय नहीं था हमारा। मल्टीपल स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी ये भी नहीं था। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन ये हमारा होता था। तो इस तरह से आपने जाना इन 21 डिसेबिलिटीज। इनमें से ऑप्शन में ये दे सकता है कौन सा इस एक्ट में शामिल था, कौन सा नहीं था। एस्टेट में तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया। देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट उस समय पास हुआ, उसी टाइम क्या हुआ, एस्टेट की परीक्षा आई और उसने पूछ लिया कौन सा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं आता। एसिड अटैक का ऑप्शन था उसमें, तो यहां पर सबने सोचा एसिड अटैक इसमें नहीं आता होगा, लेकिन एसिड अटैक को शामिल कर लिया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, तो यहां पर अब स्पेशल एजुकेशन टीचर में एक क्वेश्चन आया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 में विकलांगताएं कितनी है, इससे आसान क्या क्वेश्चन देगा। 21 इसका आंसर था। 21 डिसेबिलिटीज को हमने इसमें शामिल कर लिया है। आगे बात करते हैं, यहां पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 हैज डिसेबिलिटीज, तो यहां पर ये क्या था 21, ये हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। इसके बाद आगे हम बढ़े इसमें, उससे पहले इस क्लास को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन 21 डिसेबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये होती क्या है, और उसके बाद अपना सही कार्य शुरू करेंगे, एक एक डिसेबिलिटी का पोस्टमार्टम कर। आपने मेरी बातों को प्रेम से सुना, के लिए धन्यवाद।